आज हम इतिहास के उस पन्ने का विश्लेषण करेंगे जिस पर एक ऐसे व्यक्ति का नाम लिखा है जिसे सुनकर आज भी दुनिया कांप उठती है। ये नाम है एडोल्फ हिटलर। एक ऐसा नाम जो क्रूरता, तानाशाही और नरसंहार का प्रतीक बन गया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह व्यक्ति कौन था, कहां से आया था और कैसे वह जर्मनी का सबसे शक्तिशाली शासक बन गया जिसने पूरी दुनिया को दूसरे विश्व युद्ध की आग में झोंक दिया। आज हम हिटलर के जीवन की कहानी का डीएनए टेस्ट करेंगे, उसके बचपन से लेकर उसकी मौत तक के हर पहलू को समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आप यह जान सकें कि कैसे एक साधारण सा दिखने वाला इंसान इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक बन गया। यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि उन परिस्थितियों की भी है जिन्होंने उसे बनाया। हिटलर का जन्म 20 अप्रैल 1889 को ऑस्ट्रिया के एक छोटे से शहर ब्रॉनो एम इन में हुआ था। यह शहर जर्मनी की सीमा के पास था और शायद यही वजह थी कि हिटलर के मन में बचपन से ही जर्मन राष्ट्रवाद की भावना बहुत गहरी थी। वह खुद को ऑस्ट्रियाई से ज्यादा एक जर्मन मानता था। उसका प्रारंभिक जीवन बहुत ही सामान्य था। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि यह साधारण सा लड़का एक दिन करोड़ों लोगों की मौत का कारण बनेगा। उसके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं, सामाजिक परिस्थितियां और राजनीतिक अवसर मिलकर एक ऐसे तानाशाह को जन्म दे सकते हैं जो मानवता के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। हमारी आज की इस पड़ताल का उद्देश्य हिटलर का महिमा मंडन करना नहीं है, बल्कि उसके जीवन के उन अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाना है जिन्हें जानना बहुत जरूरी है। इतिहास हमें सबक सिखाता है और हिटलर की कहानी इतिहास का वह सबसे कड़वा सबक है जिसे भूलने की गलती नहीं की जा सकती। हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि वह कौन सी विचारधारा थी जिसने उसे इतना शक्तिशाली बनाया, वह कौन सी नीतियां थीं जिन्होंने जर्मनी के लोगों को उसके पीछे चलने पर मजबूर कर दिया, और अंत में वह कौन सी गलतियां थीं जिन्होंने उसके साम्राज्य का अंत कर दिया। यह विश्लेषण आपको उस दौर की सच्चाई से रूबरू कराएगा। तो चलिए हमारे साथ इस ऐतिहासिक यात्रा पर और जानिए उस शख्स की पूरी कहानी जिसने अपने भाषणों से लोगों को मंत्रमुग्ध किया और फिर उसी दुनिया को विनाश के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हम परत दर परत हिटलर के व्यक्तित्व को खोलेंगे, उसके अच्छे और बुरे हर पक्ष को देखेंगे। ये जानना इसलिए भी जरूरी है ताकि भविष्य में कोई दूसरा हिटलर पैदा ना हो सके। यह कहानी सिर्फ अतीत की नहीं है, बल्कि यह भविष्य के लिए एक चेतावनी भी है। यह कहानी है सत्ता के नशे, विचारधारा के खतरे और एक इंसान के हैवान बनने की दास्तां। एडोल्फ हिटलर के जीवन की नींव को समझने के लिए हमें उसके बचपन और परिवार में झांकना होगा। उसके पिता एलॉइस हिटलर एक कस्टम अधिकारी थे। वे स्वभाव से काफी सख्त और अनुशासनात्मक व्यक्ति थे। कहा जाता है कि एलॉइस का अपने बेटे एडोल्फ के साथ रिश्ता बहुत अच्छा नहीं था। वे अक्सर एडोल्फ की पिटाई करते थे और चाहते थे कि वह भी उनकी तरह एक सरकारी नौकरी करे। लेकिन एडोल्फ के सपने कुछ और थे। वह एक कलाकार बनना चाहता था। उसे स्कूल की पढ़ाई में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। पिता और पुत्र के बीच यह टकराव हिटलर के विद्रोही स्वभाव का एक बड़ा कारण बना। शायद यहीं से उसके मन में सत्ता और नियंत्रण के प्रति एक अजीब सा आकर्षण पैदा हुआ। उसकी मां क्लारा हिटलर अपने पति के बिल्कुल विपरीत थीं। वह अपने बेटे एडोल्फ से बहुत प्यार करती थीं और हमेशा उसका पक्ष लेती थीं। मां का यह अंधा प्यार शायद हिटलर के लिए एक सुरक्षा कवच जैसा था, लेकिन इसने उसे कभी अपनी गलतियों का एहसास नहीं होने दिया। जब हिटलर सिर्फ 18 साल का था, तब उसकी मां की स्तन कैंसर से मृत्यु हो गई। ये हिटलर के जीवन का एक बहुत बड़ा आघात था। उसने अपनी मां को खो दिया था, जो शायद दुनिया में एकमात्र इंसान थी जिसे वह सच में प्यार करता था। इस घटना ने उसे और भी अकेला और दुनिया से कटा हुआ महसूस कराया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मां की मृत्यु ने उसके व्यक्तित्व को और भी कठोर बना दिया। शिक्षा के क्षेत्र में हिटलर पूरी तरह से असफल रहा। उसे पारंपरिक विषयों में कोई रुचि नहीं थी। वह केवल इतिहास और कला में ही थोड़ा बहुत मन लगाता था। उसका सपना वियना की प्रतिष्ठित अकादमी ओन ऑफ फाइन आर्ट्स में दाखिला लेना था, लेकिन उसे 2 बार प्रवेश परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। यह उसके जीवन की एक और बड़ी विफलता थी। कला अकादमी द्वारा खारिज किए जाने के बाद उसका कलाकार बनने का सपना टूट गया। इसके बाद उसने कई साल वियना में गुमनामी और गरीबी में बिताए। वह पोस्ट कार्ड बेचकर और छोटे मोटे काम करके अपना गुजारा करता था। यही वह समय था जब उसके मन में यहूदियों के प्रति घृणा और उग्र राष्ट्रवाद के बीज पड़े। वियना में रहते हुए हिटलर ने बहुत कुछ देखा और पढ़ा। उसने वहां के राजनीतिक माहौल को बहुत करीब से महसूस किया। उस समय वियना में यहूदी विरोधी भावनाएं काफी प्रबल थी। हिटलर ने उन विचारों को आत्मसात कर लिया। उसे लगने लगा कि जर्मनी की सभी समस्याओं की जड़ यहूदी और मार्क्सवादी है।
यहीं पर उसकी विचारधारा की नींव रखी गई, एक ऐसी जहरीली विचारधारा जिसने बाद में लाखों लोगों की जान ले ली। उसका बचपन और युवावस्था की असफलताएं, गरीबी और सामाजिक अलगाव ने उसे एक कड़वा और घृणा से भरा हुआ इंसान बना दिया था, जो अब दुनिया को अपनी नजरों से बदलना चाहता था, चाहे उसकी कीमत कुछ भी हो। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो हिटलर के जीवन में एक नया मोड़ आया। वह उस समय जर्मनी के म्यूनिख शहर में रह रहा था। युद्ध की घोषणा होते ही उसने तुरंत जर्मन सेना में भर्ती होने के लिए आवेदन किया। उसके लिए यह अपनी दयनीय स्थिति से बाहर निकलने और जर्मन राष्ट्र के लिए कुछ करने का एक सुनहरा अवसर था। उसे बवेरियन सेना की 16वीं रिजर्व इन्फेंट्री रेजिमेंट में एक सैनिक के रूप में शामिल कर लिया गया। युद्ध के मैदान ने उसे वह उद्देश्य और सम्मान दिया जिसकी उसे हमेशा से तलाश थी। वह एक बहादुर सैनिक साबित हुआ और उसने पूरी लगन के साथ अपनी जिम्मेदारियों को निभाया। उसने युद्ध को एक महान और पवित्र संघर्ष के रूप में देखा। युद्ध के दौरान हिटलर ने एक संदेशवाहक के रूप में काम किया, जो सबसे खतरनाक कामों में से एक माना जाता था। उसे अक्सर दुश्मन की गोलियों की बौछार के बीच खाइयों से गुजरकर संदेश पहुंचाना पड़ता था। इस काम में उसकी जान को हमेशा खतरा बना रहता था, लेकिन हिटलर ने कभी हार नहीं मानी। अपनी बहादुरी के लिए उसे 2 बार आयरन क्रॉस से सम्मानित किया गया, जो जर्मनी का एक प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान था। यह उसके जीवन की कुछ गिनी चुनी उपलब्धियों में से एक थी, जिस पर उसे बहुत गर्व था। युद्ध ने उसे अनुशासन, कठोरता और मौत का सामना करना सिखाया। यह अनुभव उसके आने वाले राजनीतिक जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण साबित हुआ। अक्टूबर 1918 में युद्ध के समाप्त होने से ठीक पहले हिटलर एक ब्रिटिश गैस हमले में घायल हो गया। इस हमले में उसकी आंखों की रोशनी अस्थायी रूप से चली गई थी। उसे इलाज के लिए एक सैन्य अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहीं अस्पताल में उसे जर्मनी की हार और युद्ध विराम की खबर मिली। यह खबर उसके लिए एक बहुत बड़े सदमे जैसी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस जर्मन सेना के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी, वह हार सकती है। उसने इस हार के लिए देश के नेताओं, मार्क्सवादियों और यहूदियों को दोषी ठहराया। उसे लगा कि इन आंतरिक दुश्मनों ने जर्मनी की पीठ में छुरा घोंपा है। इसी घटना ने हिटलर के जीवन की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। अस्पताल में ही उसने यह तय कर लिया कि वह अब राजनीति में जाएगा और जर्मनी को उसके दुश्मनों से बदला दिलाएगा। उसकी नज़र में वर्साय की संधि, जिसने जर्मनी पर कठोर शर्तें लगाई थीं, एक राष्ट्रीय अपमान थी। वह इस अपमान का बदला लेना चाहता था और जर्मनी को फिर से एक महान राष्ट्र बनाना चाहता था। प्रथम विश्व युद्ध ने एक साधारण सैनिक एडोल्फ हिटलर को एक कट्टरपंथी और जुनूनी विचारक में बदल दिया था। अब उसका एकमात्र लक्ष्य सत्ता हासिल करना और अपनी विचारधारा को जर्मनी पर थोपना था। युद्ध का अंत उसके राजनीतिक जीवन की शुरुआत थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद हिटलर म्यूनिख लौट आया और सेना के लिए एक खुफिया एजेंट के रूप में काम करने लगा। उसका काम विभिन्न राजनीतिक समूहों पर नजर रखना था। इसी दौरान 1919 में उसे एक छोटे से समूह जर्मन वर्कर्स पार्टी की बैठक में भेजा गया। इस पार्टी के विचार हिटलर के विचारों से काफी मिलते जुलते थे। वे भी वर्साय की संधि के खिलाफ थे, यहूदियों से नफरत करते थे और एक मजबूत जर्मन राष्ट्र चाहते थे। हिटलर इस पार्टी के भाषणों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सेना की नौकरी छोड़कर इस पार्टी में शामिल होने का फैसला कर लिया। यह उसके राजनीतिक जीवन का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम था। पार्टी में शामिल होने के बाद हिटलर ने बहुत जल्द अपनी पहचान बना ली। उसकी भाषण देने की कला अद्भुत थी। वह अपने जोशीले और भड़काऊ भाषणों से लोगों की भावनाओं को जगाने में माहिर था। वह लोगों को एक बेहतर भविष्य का सपना दिखाता था और उनकी सभी समस्याओं के लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को दोषी ठहराता था। उसकी लोकप्रियता को देखते हुए पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी कर दिया गया, जिसे आमतौर पर नाजी पार्टी के नाम से जाना जाता है। हिटलर को पार्टी का प्रचार प्रमुख बनाया गया और जल्द ही वह पार्टी का निर्विवाद नेता बन गया। उसने पार्टी का प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक भी डिजाइन किया। 1923 में हिटलर ने म्यूनिख में सरकार का तख्ता पलट करने की एक असफल कोशिश की, जिसे बियर हॉल पुट्श के नाम से जाना जाता है। इस कोशिश में वह नाकाम रहा और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई। हालांकि उसने जेल में केवल 9 महीने ही बिताए। जेल में रहते हुए उसने अपनी आत्मकथा मीन कैंप लिखी। इस किताब में उसने अपनी राजनीतिक विचारधारा
भविष्य की योजनाओं और यहूदियों के प्रति अपनी घृणा को विस्तार से लिखा। ये किताब नाजी विचारधारा का आधार बनी और बाद में इसकी लाखों प्रतियां बिकीं, जिसने हिटलर को काफी प्रसिद्ध और अमीर बना दिया। जेल से रिहा होने के बाद हिटलर ने यह समझ लिया था कि सत्ता हिंसा से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक तरीकों से हासिल की जा सकती है। उसने नाजी पार्टी को फिर से संगठित किया और चुनाव लड़ने का फैसला किया। 1929 की महामंदी ने उसे एक बड़ा अवसर प्रदान किया। जर्मनी में बेरोजगारी और गरीबी चरम पर थी और लोग मौजूदा सरकार से नाराज थे। हिटलर ने इस स्थिति का पूरा फायदा उठाया। उसने लोगों से रोजगार देने, राष्ट्रीय गौरव वापस लाने और वर्साई की संधि को खत्म करने का वादा किया। उसके वादे और जोशीले भाषणों ने निराश जर्मन जनता पर जादू जैसा असर किया और नाजी पार्टी की लोकप्रियता तेजी से बढ़ने लगी। 1930 के दशक की शुरुआत में जर्मनी एक बड़े आर्थिक और राजनीतिक संकट से गुजर रहा था। महामंदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से तबाह कर दिया था। लाखों लोग बेरोजगार थे और सड़कों पर हिंसा आम हो गई थी। जनता का मौजूदा वाइमर गणराज्य की सरकार से विश्वास लगभग उठ चुका था। लोग एक ऐसे मजबूत नेता की तलाश में थे जो देश को इस संकट से बाहर निकाल सके। एडोल्फ हिटलर ने इस मौके को बहुत अच्छे से भुनाया। उसने अपनी नाजी पार्टी के माध्यम से लोगों को स्थिरता, राष्ट्रीय गौरव और एक मजबूत जर्मनी का सपना दिखाया। उसके वादों ने जर्मन लोगों के एक बड़े वर्ग को आकर्षित किया, खासकर मध्यम वर्ग, किसान और बेरोजगार युवाओं को। नाजी पार्टी ने चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी सीटें बढ़ने लगी। 1932 के चुनावों में नाजी पार्टी जर्मनी की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, हालांकि उन्हें पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस राजनीतिक अस्थिरता के बीच जर्मनी के राष्ट्रपति पॉल वॉन हिंडनबर्ग पर रूढ़िवादी नेताओं ने दबाव डाला कि वे हिटलर को चांसलर नियुक्त करें। वे मानते थे कि वे हिटलर को नियंत्रित कर सकते हैं और उसकी लोकप्रियता का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने एडोल्फ हिटलर को जर्मनी का चांसलर नियुक्त कर दिया। ये जर्मनी के इतिहास का एक काला दिन था, जिसने लोकतंत्र के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। चांसलर बनते ही हिटलर ने सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करनी शुरू कर दी। एक महीने बाद फरवरी 1933 में जर्मन संसद भवन यानी राइक्सटैग में रहस्यमय तरीके से आग लग गई। हिटलर ने इस आगजनी के लिए कम्युनिस्टों को दोषी ठहराया और इसे देश के खिलाफ एक साजिश बताया। उसने इस घटना का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति हिंडनबर्ग से एक आपातकालीन अध्यादेश जारी करवाया, जिसे राइक्सटैग फायर डिक्री कहा जाता है। इस कानून ने लोगों के नागरिक अधिकारों जैसे कि बोलने की आजादी, प्रेस की आजादी और सभा करने की आजादी को निलंबित कर दिया। इसने पुलिस को बिना किसी मुकदमे के किसी को भी गिरफ्तार करने की असीमित शक्ति दे दी। इस अध्यादेश के बाद हिटलर ने अपने सभी राजनीतिक विरोधियों को बेरहमी से कुचलना शुरू कर दिया। कम्युनिस्टों, समाजवादियों और अन्य विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करके यातना शिविरों में डाल दिया गया। मार्च 1933 में उसने इनेबलिंग एक्ट नामक एक और कानून पारित करवाया। इस कानून ने हिटलर की सरकार को बिना संसद की मंजूरी के कानून बनाने की शक्ति दे दी। इस तरह हिटलर ने जर्मनी के लोकतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया और खुद को जर्मनी का एकमात्र और सर्वोच्च नेता घोषित कर दिया। एक साल के भीतर ही एडोल्फ हिटलर एक चांसलर से एक तानाशाह बन चुका था और जर्मनी एक नए अंधकारमय युग में प्रवेश कर चुका था। एक बार सत्ता पर पूरी तरह से काबिज होने के बाद हिटलर ने जर्मनी को अपनी नाजी विचारधारा के अनुसार ढालना शुरू कर दिया। उसने एक टोटलिटेरियन यानी सर्वाधिकारवादी राज्य की स्थापना की, जहां सरकार का जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण था। सबसे पहले उसने अर्थव्यवस्था को सुधारा। उसने बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कार्यों की शुरुआत की, जैसे कि सड़कों और पुलों का निर्माण। उसने हथियार बनाने के कारखानों को फिर से शुरू किया, जिससे लाखों लोगों को रोजगार मिला। इन नीतियों से जर्मनी की अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट आई और बेरोजगारी लगभग खत्म हो गई। इस आर्थिक सफलता ने हिटलर को जर्मन जनता के बीच बहुत लोकप्रिय बना दिया, लेकिन इस आर्थिक सफलता के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी थी। हिटलर की नीतियां नस्लीय भेदभाव और घृणा पर आधारित थीं। उसने 1935 में न्यूरनबर्ग कानून लागू किए, जो यहूदियों को उनके नागरिक अधिकारों से वंचित करते थे। इन कानूनों के तहत यहूदियों और गैर यहूदी जर्मनों के बीच विवाह और यौन संबंधों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यहूदियों को सरकारी नौकरियों से निकाल दिया गया, उनके व्यापार का बहिष्कार किया गया और उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर जाने से रोक दिया गया। यह सब एक बड़े नरसंहार की तैयारी थी।
हिटलर की प्रोपेगेंडा मशीन, जिसका नेतृत्व जोसेफ गोएबल्स कर रहा था, ने यहूदियों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाई और उन्हें जर्मनी की सभी समस्याओं का कारण बताया। हिटलर ने समाज के हर वर्ग पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। उसने सभी राजनीतिक दलों और ट्रेड यूनियनों पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रेस, रेडियो, सिनेमा और कला पर सरकार का कड़ा पहरा था। केवल वही चीजें प्रकाशित या प्रसारित की जा सकती थीं जो नाजी विचारधारा का समर्थन करती थीं। बच्चों और युवाओं को नाजी विचारधारा सिखाने के लिए हिटलर यूथ जैसे संगठन बनाए गए, जहां उन्हें छोटी उम्र से ही हिटलर के प्रति वफादारी और नस्लीय श्रेष्ठता का पाठ पढ़ाया जाता था। शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह से बदल दिया गया और किताबों में नाजी विचारों को शामिल किया गया। इसका उद्देश्य एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना था जो आंख मूंदकर फ्यूरर यानी नेता के आदेशों का पालन करे। हिटलर की नीतियों का एक और महत्वपूर्ण पहलू था जर्मनी का सैन्यकरण। उसने वर्साई की संधि की सभी शर्तों को तोड़ दिया और जर्मनी की सेना को फिर से शक्तिशाली बनाना शुरू कर दिया। उसने अनिवार्य सैन्य सेवा लागू की और हथियारों का उत्पादन बड़े पैमाने पर बढ़ाया। उसका लक्ष्य जर्मनी को एक अजेय सैन्य शक्ति बनाना था ताकि वह यूरोप पर अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके। उसने लेबेंसराम यानी रहने की जगह की नीति अपनाई, जिसका मतलब था कि जर्मन लोगों को रहने के लिए पूर्वी यूरोप के क्षेत्रों पर कब्जा करना जरूरी था। उसकी ये आक्रामक नीतियां सीधे तौर पर द्वितीय विश्व युद्ध की ओर ले जा रही थीं, एक ऐसा विनाश जिसकी दुनिया ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1930 के दशक के अंत तक हिटलर की आक्रामक विस्तारवादी नीतियां पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा बन चुकी थीं। उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करते हुए एक के बाद एक कई साहसिक कदम उठाए। 1938 में उसने ऑस्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, जिसे आंशलुस कहा जाता है। इसके बाद उसने चेकोस्लोवाकिया के सुडेटनलैंड क्षेत्र पर दावा किया, जहां जर्मन भाषी लोग रहते थे। ब्रिटेन और फ्रांस के नेताओं ने म्यूनिख समझौते के तहत हिटलर को यह क्षेत्र सौंप दिया, इस उम्मीद में कि इससे युद्ध टल जाएगा। लेकिन यह उनकी तुष्टीकरण की नीति की सबसे बड़ी गलती थी। हिटलर ने इसे उनकी कमजोरी समझा और उसकी भूख और भी बढ़ गई। उसने बाकी चेकोस्लोवाकिया पर भी कब्जा कर लिया। हिटलर का अगला निशाना पोलैंड था। उसने पोलैंड से डेंजिक शहर और पोलिश कॉरिडोर की मांग की ताकि पूर्वी प्रशिया को बाकी जर्मनी से जोड़ा जा सके। जब पोलैंड ने उसकी मांगों को मानने से इनकार कर दिया, तो हिटलर ने उस पर आक्रमण करने की योजना बनाई। इस बीच दुनिया को चौंकाते हुए उसने अपने कट्टर दुश्मन सोवियत संघ के साथ एक अनाक्रमण संधि यानी मोलोटोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में गुप्त रूप से पोलैंड को जर्मनी और सोवियत संघ के बीच बांटने का समझौता भी शामिल था। इस संधि ने हिटलर को पश्चिमी शक्तियों से युद्ध की स्थिति में पूर्वी मोर्चे की चिंता से मुक्त कर दिया था। अब उसे पोलैंड पर हमला करने से कोई नहीं रोक सकता था। 1 सितंबर 1929 को जर्मन सेना ने पोलैंड पर आक्रमण कर दिया। जर्मनी ने ब्लिट्जक्रेग यानी बिजली की गति से युद्ध की रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसमें टैंकों और वायुसेना के तेज हमलों से दुश्मन को संभलने का मौका ही नहीं दिया जाता था। इस आक्रमण के जवाब में ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1929 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई, एक ऐसा महायुद्ध जो 6 साल तक चला और जिसमें करोड़ों लोगों की जानें गईं। हिटलर ने इस युद्ध की शुरुआत यह सोचकर की थी कि वह जल्दी ही यूरोप को जीत लेगा और एक महान जर्मन साम्राज्य की स्थापना करेगा। युद्ध के शुरुआती वर्षों में हिटलर को जबरदस्त सफलता मिली। उसकी सेनाओं ने पोलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम, नीदरलैंड और फ्रांस को कुछ ही महीनों में रौंद डाला। 1940 की गर्मियों तक लगभग पूरा पश्चिमी यूरोप हिटलर के कब्जे में था। केवल ब्रिटेन ही उसके खिलाफ अकेला खड़ा था। हिटलर ने ब्रिटेन पर हवाई हमले शुरू कर दिए, जिसे बैटल ऑफ ब्रिटेन कहा जाता है, लेकिन ब्रिटेन की वायुसेना ने डटकर मुकाबला किया और हिटलर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। यह युद्ध में हिटलर की पहली बड़ी हार थी। इसके बाद उसने एक ऐतिहासिक भूल की। जून 1941 में उसने सोवियत संघ पर आक्रमण कर दिया, जिससे एक नया और विशाल मोर्चा खुल गया, जो अंततः उसकी हार का कारण बना। 1941 में सोवियत संघ पर आक्रमण करने का हिटलर का फैसला उसकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल साबित हुआ। शुरुआत में जर्मन सेना को तेजी से सफलता मिली, लेकिन रूस की कड़ाके की ठंड, विशाल भूभाग और सोवियत सेना के कड़े प्रतिरोध ने उसकी प्रगति को रोक दिया। स्टेलिनग्राद की लड़ाई यानी 1942 से 43 युद्ध का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जहां जर्मन सेना को विनाशकारी हार का सामना करना पड़ा।
इस हार के बाद जर्मन सेना कभी उबर नहीं पाई और पूर्वी मोर्चे पर उसे लगातार पीछे हटना पड़ा। इसी बीच दिसंबर 1941 में जापान द्वारा पर्ल हार्बर पर हमले के बाद अमेरिका भी युद्ध में शामिल हो गया। अब जर्मनी को सोवियत संघ, ब्रिटेन और अमेरिका की संयुक्त शक्ति का सामना करना पड़ रहा था। 1944 तक जर्मनी दोनों मोर्चों पर युद्ध हार रहा था। 6 जून 1944 को मित्र देशों की सेनाओं ने फ्रांस के नॉर्मंडी तट पर उतरकर पश्चिमी मोर्चा खोल दिया, जिसे डी डे के नाम से जाना जाता है। इस सफल आक्रमण के बाद मित्र देशों की सेनाएं तेजी से जर्मनी की ओर बढ़ने लगीं। पूर्व से सोवियत सेना और पश्चिम से अमेरिकी और ब्रिटिश सेनाएं जर्मनी की ओर बढ़ रही थीं। हिटलर का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह रहा था। युद्ध के अंतिम महीनों में हिटलर पूरी तरह से टूट चुका था। वह बर्लिन में अपने एक भूमिगत बंकर में छिपा हुआ था और वहीं से अपनी बची खुची सेना को निर्देश दे रहा था। लेकिन उसकी हार अब निश्चित हो चुकी थी। अप्रैल 1945 तक सोवियत सेना बर्लिन की सड़कों पर पहुंच चुकी थी। हिटलर को यह एहसास हो गया था कि उसका अंत निकट है। वह किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथ नहीं लगना चाहता था। 29 अप्रैल 1945 को उसने अपनी लंबे समय की प्रेमिका ईवा ब्राउन से बंकर में ही शादी की। इसके ठीक अगले दिन 30 अप्रैल 1945 को जब सोवियत सैनिक उसके बंकर से कुछ ही दूरी पर थे, एडोल्फ हिटलर ने अपनी पत्नी ईवा ब्राउन के साथ आत्महत्या कर ली। ईवा ने साइनाइड खाकर जान दी, जबकि हिटलर ने पहले साइनाइड कैप्सूल चबाया और फिर खुद को गोली मार ली। उनके आदेशानुसार उनके शवों को बंकर के बाहर ले जाकर जला दिया गया ताकि वे दुश्मनों के हाथ न लगें। हिटलर की मौत के कुछ ही दिनों बाद 7 मई 1945 को जर्मनी ने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया और यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हिटलर का 1000 साल का साम्राज्य का सपना केवल 12 वर्षों में ही समाप्त हो गया, लेकिन यह अपने पीछे विनाश और बर्बादी का एक ऐसा मंजर छोड़ गया जिसे दुनिया आज तक नहीं भूल पाई है। उसकी मौत ने एक क्रूर तानाशाह के आतंक का अंत तो कर दिया, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराधों, विशेष रूप से यहूदियों के नरसंहार यानी होलोकॉस्ट, ने मानवता के इतिहास पर एक ऐसा गहरा घाव छोड़ा है जो शायद कभी नहीं भरेगा। एडोल्फ हिटलर के जीवन और उसके शासनकाल का विश्लेषण करने पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि वह इतिहास के सबसे विनाशकारी और घृणित पात्रों में से एक था। उसकी कहानी हमें यह दिखाती है कि कैसे एक व्यक्ति की नफरत, कट्टरपंथी विचारधारा और असीमित महत्वाकांक्षा पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा सकती है। उसके जीवन में सकारात्मक पहलुओं को ढूंढना लगभग असंभव है। हाँ, यह कहा जा सकता है कि उसने जर्मनी की अर्थव्यवस्था को अस्थायी रूप से सुधारा और बेरोजगारी को कम किया, लेकिन यह सब एक भयानक कीमत पर हुआ। उसने लोगों को रोजगार दिया, लेकिन उनसे उनकी आजादी छीन ली। उसने राष्ट्रवाद की भावना जगाई, लेकिन उसे नफरत और नस्लवाद के जहर से भर दिया। हिटलर का सबसे नकारात्मक और अक्षम्य अपराध होलोकॉस्ट था, जिसमें उसने लगभग 60 लाख यहूदियों और लाखों अन्य निर्दोष लोगों का योजनाबद्ध तरीके से नरसंहार करवाया। ये मानवता के खिलाफ एक ऐसा अपराध था जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। उसने यातना शिविरों का निर्माण किया, जहां लोगों को अमानवीय परिस्थितियों में रखा जाता था और गैस चैम्बरों में मार दिया जाता था। उसकी नस्लीय शुद्धता की सनक ने यूरोप को एक विशाल कब्रिस्तान में बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध, जो पूरी तरह से उसकी आक्रामक नीतियों का परिणाम था, ने दुनिया भर में 7 से 8 करोड़ लोगों की जान ले ली। यह मानव इतिहास का सबसे घातक संघर्ष था। हिटलर की कहानी हमें कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। यह हमें सिखाती है कि लोकतंत्र कितना नाजुक हो सकता है और इसे बचाने के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए। यह हमें दिखाती है कि प्रोपेगेंडा और भड़काऊ भाषण कितने खतरनाक हो सकते हैं और वे कैसे लोगों को गुमराह कर सकते हैं। यह हमें चेतावनी देती है कि किसी भी प्रकार की नफरत, चाहे वह नस्ल, धर्म या राष्ट्रीयता पर आधारित हो, को कभी भी पनपने नहीं देना चाहिए। हिटलर का उदय किसी एक व्यक्ति की वजह से नहीं हुआ था। यह उस समय की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का भी परिणाम था। जब लोग निराश होते हैं तो वे अक्सर ऐसे झूठे मसीहाओं के बहकावे में आ जाते हैं जो उन्हें आसान समाधान और बलि का बकरा पेश करते हैं। अंत में हिटलर का जीवन एक चेतावनी है। यह हमें याद दिलाता है कि बुराई कितनी शक्तिशाली हो सकती है, लेकिन यह भी दिखाती है कि अंत में सत्य और मानवता की ही जीत होती है। हिटलर ने एक ऐसा साम्राज्य बनाने की कोशिश की जो 1000 साल तक चले, लेकिन वह केवल 12 साल में ही ढह गया। उसका नाम आज किसी नायक के रूप में नहीं, बल्कि एक शैतान के रूप में याद किया जाता है। इतिहास को याद रखना महत्वपूर्ण है, न केवल तथ्यों और तारीखों के लिए, बल्कि उन सबकों के लिए भी
जो यह हमें सिखाता है। हिटलर की कहानी को याद रखना इसलिए जरूरी है ताकि हम यह सुनिश्चित कर सकें कि ऐसा काला अध्याय इतिहास में फिर कभी न दोहराया जाए।